हेलो नमस्कार प्रणाम सच्ची अताब जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को लक्ष्मी लिखा वाला यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारे पास मोटिवेशन कोट है वो है, लगा देंगे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे बिहार पुलिस का सिलेक्शन जवानी की कहानी उसको कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस बुक को हम लोगों ने पूरा ख़त्म करने वाले हैं, और ये बुक ख़त्म हो जाएगा तब हम इसके झाँको चलाएंगे, और उसके बाद हम आपसे टेस्ट लेंगे। उसका PDF मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे डाल दूंगा, उसको जाइए वहाँ से डाउनलोड करिए और उसको प्रिंट आउट करवाइए। ऐसे आप जितने भी सारे चीज़ कवर करिएगा वो आपके पास रखा हुआ रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के बाद कहाँ भी खो जाता है कोई पता नहीं है। तो बन रहा है वीडियो के लास्ट तक, मैं इसको बैक टू बैक ख़त्म करता हूँ। ये सेट मैं जो ख़त्म कर रहा हूँ वो सेकंड है, बैक टू बैक मैं ख़त्म करने वाला हूँ। कल मैं 2 से 3 सेट को कवर करूँगा आपके सामने, तो बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। लगा देंगे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे बिहार पुलिस का सिलेक्शन जवानी की कहानी उसको कहते हैं। तो चलिए, सिर्फ आग नहीं लगाते हैं बल्कि उसके खोपड़े में छेद भी कर रहे हैं। पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक परस्परगत है। तो सोहन मकान के भीतर है, सोहन मकान के भीतर है, इसका मतलब वो क्या दिखा रहा? अधिकरण दिखा रहा, आपादान दिखा रहा, संप्रदान दिखा रहा, कर्म दिखा रहा। तो सोहन मकान के भीतर है, अधिकार कारक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम जानते हैं कि अधिकरण कारक जो होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो क्रिया के आधार, मतलब कि आधार जो होती है स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराता है, उसको हम लोग कहते हैं अधिकार कराते हैं। जैसे अधिकार का मतलब होता है किसी चीज़ पर आप अधिकार करता है। हु इज़ द ओन्स पर्टिकुलर पर्सन एंड थिंग्स, कुछ इस तरह से होती है। एंड उपयुक्त वाक्य सोहन मकान के भीतर है, वे स्थान को बोध करा रही है, मतलब भीतर के द्वारा हो रहा है, अतः ये अधिकरण कारक है। कारक के पहचान की अगर हम बात करें तो कारक के बारे में आप जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो अजीब होती है। तो इतने बात को ध्यान देखिएगा, कर्ता जो होती है वो क्रिया को संपन्न करने वाला होती है, और कर्म जो होती है वो क्रिया से प्रभावित तो होने वाला होती है, और करण जो होती है क्रिया का साधन या उपकरण होती है। संप्रदान जो होती है जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए। आपादान मतलब होते हैं जहाँ अलगाव का बोध हो। संबंध होती है जहाँ दो पदों का आपस में संबंध बताया। अधिकरण ने क्रिया के स्थान, समय, अवसर का बोध कराया। असंबोधन किसी को पुकार कर संबोधन किया था। अरे फलनवा कहाँ गए नी रे, गे मिया खैल देना की, कुछ इस तरह से आपके पास बोध होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, ये सही है। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, ये पहले से मेरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग तीसरे में बहुत अच्छे से टाइम देने वाले हैं। तो चलिए, बिल्कुल एकदम बुलेट की तरह आएगा और बुलेट की तरह जाएगा, बस अब तैयार रहेगा। तो उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो उसने कहा कि मैं कल घर जाऊंगा, ये मिश्र वाक्य है। थोड़ी सी इसको समझ लेते हैं कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य क्या होती है। तो सरल वाक्य जो होती है, जैसे राम पढ़ता है, राम खेलता है, वह घर जाता है, तो ये सिंपल वाक्य हो गया, मतलब कि सरल वाक्य हो गया। वही हो गया संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की पहचान जो है वो और से होती है, जैसे राम और श्याम, तो ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य आपका हो गया, मतलब संयुक्त वाक्य कहने का मतलब है कि जिसमें सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य मिला हुआ होते हैं। क्योंकि सरल वाक्य को जब आप आपस में दो सरल वाक्य को आपस में जब आप मिलाइएगा तब वो बन जाएगा संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य की अलग एक पहचान होती है, जैसे कि उसमें रहेगा की रहेगा, जो रहेगा, क्योंकि रहेगा, जिनका रहेगा, उनका रहेगा, जैसा वैसा, जब तब, वहाँ जहाँ, इधर उधर, ये सब बातें रहेंगी। और सरल वाक्य या तो फिर संयुक्त वाक्य के मामले में अगर जाना है तो वो और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, जो भी, ये सब बातें आएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है?
एग्ज़ाम में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में क्वेश्चन जो पूछने वाला होता है वो समझता है कि उसका मेंटेलिटी किस तरह से रहती है, तो मेंटेलिटी को समझते हो, क्योंकि एग्जामिनर जो होती है वो आपके माइंड से खेलना चाहती है और वो लास्ट में नहीं दिखा देती है और नहीं लिख देती है। तो इससे बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो उसको ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं को छोड़ देते हैं और इसी में वो आंसर टिक गलत कर देते हैं और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। और अगर सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा तो ये दशक बीत जाएगा तब बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो अरविंद है। कमल का पर्यायवाची शब्द के मामले में अगर हम बताएं तो कांज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अम्बुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, ये जो होती है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। मदन के पर्यायवाची शब्द काम, मनोज, मयन, अनंग, पंचसर, मंथन, रतिपति, मान, मनसीज, पुष्प, धम्वा, स्मर, मीन केतु, मकर ध्वज। जलद के पर्यायवाची शब्द होती है बादल, जल। जलद का पर्यायवाची शब्द कौन होती है? तो वो होती है बादल होती है। उसके बाद में धन होती है, जलधर होती है, नीरद होती है, पयोद होती है, मेघ होती है। लोहे का चना चिबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लोहे का चना चिबाना मुहावरे का अर्थ है बहुत ज़्यादा संघर्ष करना। तो वो हाथों हाथ में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया था अव्ययी भाव समास होती है जिसकी पहला पद छोटा होती है और वो बार बार भी आती है, मतलब कि एक से दो बार आती है, तो वो अव्ययी भाव समास होती है। मतलब जिसके बीच में हादसा नहीं आता और बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका व्ययी भाव समास। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो उवध, ज, व, ला, उज्ज्वल, ये आपका जो है सही है, लेकिन ये जो लिखा हुआ उवध, ज, व, ला, यानी कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है? तो समास है आपका राजाध्यक्ष। तो राजाध्यक्ष में आपको पता होगा कि राजाध्यक्ष जो होती है वो तथ्य पुरुष समास होती है। राजा रानी हाइफन है, इसका मतलब द्वंद्व समास है। यथाशक्ति, यथा जोड़ शक्ति, पहला जो पद है वो छोटा है यानी अब यही भाव समास हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटोगोनिस्ट? इसका तो मैं इंग्लिश उतना नहीं ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन बट इंग्लिश जानने के लिए एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास, वो ये डर होना चाहिए कि इंग्लिश कुछ भी नहीं है। तभी आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश जो है वो आपको इंग्लिश का डर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आपकी जो इंग्लिश का लर्निंग है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगे। एक मिनट, मैं थोड़ी सी एक अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि आवाज़ शायद आपको गूंज रहा होगा तो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करिएगा, क्योंकि जो मैं कोई स्पेशल जगह में नहीं बनाता हूँ, बस मुंबई में ही बनाता हूँ। चलिए, तो इंग्लिश के क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन उससे आती है, तो उसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हम चलते हैं कुछ अलग। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा के क्रमानुसार सजाइए। तो सबसे पहले जो आया था भाई वो आया था फॉहन, उसके बाद जो आया था वो आया था चांग, उसके बाद में आया था थॉमस, उसके बाद में आया था, ये तीन आया था। तो लगभग 2, 3, 1 हो जाएगा। ये लिख रहा है इसके डिस्कशन में, विदेशी यात्रियों ने भारत यात्रा का क्रम, उसके बाद फाहन, होंग, सांग और रो। फाहन एंड सांग, फाहन के बारे में बता दो तो इनको 344 से 414 तक रहा था इन्होंने। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहन भारत आया, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में फाहन ने भारत में आया था। कब आया था? तो आपको हो गया 399 से वो 414, मतलब 414 में आया था। तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। जो फ्रांस होती है वो आपका जो होती है उसका शासनकाल है 399 से 414 होते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहन भारत में आए थे। चीनी भाषा जो फा का अर्थ है धर्म और यांग का अर्थ होता है आचार्य। तो ये होती है, और उसके बाद में जो होती है आचार्य अतएव जो होती है
बहुत ही अस्वद होनहा हुरोन सॉन्ग जो होती है 629 से 645 तक होती है। ये हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में भारत आया। यहाँ यहाँ वह लगभग 16 वर्षों तक रहा और नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़कर तथा बौद्ध ग्रंथ संग्रह कर 645 ईस्वी में लौटा। इसका यात्रा वृत्तांत वृत्तांत सी यू के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण प्राप्त होता है। इस यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्यमुनि शाक्यमुनि कहा गया। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच की थी। इन सिंह 7वीं सदी, उसका नाम थॉमस राव है, तो वो रहा था 1615 ईस्वी में। मतलब कि जो इसका जो हुरोन्स उसका क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रांस जो था वो 399 से 414 तक रहा था। और उसके बाद जो रहा था, उसके बाद हुनोन सांग, तो हुनोन सांग जो रहा था वो 629 से 645 तक उन्होंने रहा था। तो इन सारे बीच में वो क्या कहते हैं, हर्षवर्धन के समय में 629 में भारत आया और यहाँ पर वो लगभग 16 वर्षों तक नालंदा बौद्ध विद्यालय में पढ़ाई लिखाई किए और ये सब सारे काम किए। तो ये हो गया निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था। तो आर्यभट्ट जो था, निम्नलिखित विषय तो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट के बारे में कुछ बातें हम लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी थे। आर्यभट्ट पटना के निवासी थे। इनका जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब आर्यभट्ट का जन्म हुआ था वो 446 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ था और एनसीईआरटी के एक्वायर्ड है। और आर्यभट्ट गुप्त काल का वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है और वह अपने धुरी पर घूमती रहती है। शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या सिद्धांत दिया गया। इन्होंने सूर्य सिद्धांत की विधि और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि भानुभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख विद्वान थे। इनकी रचनाएं था हर्षचरित्र, उसके बाद में कदम्बरी थे। तो भानुभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी के प्रमुख इनकी रचनाएं था हर्षचरित्र और कादम्बरी थे। ये हो गया। सिकंदर महान ने किस बरस पर भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब इसके बारे में हम लोग को जानते हैं कि भारत पर आक्रमण किया था भारत विजय अभियान के तरह। मतलब कि सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्ख वर्तमान अफगानिस्तान, अरे यार, सिकंदर ने 20 वर्ष की अल्पायु में सिंहासन पर बैठा। वह अरस्तु का शिष्य तथा फिलिप का पुत्र था। तो अरस्तु का वो क्या था, तो अरस्तु का वो शिष्य था और अल्पायु के फिलिप्स जो होती है ना, वो फिलिप्स के पुत्र था और अल्पायु और अरस्तु के शिष्य था। सिकंदर बहुत ही महान इंसान थे, जिसके नाम सुनते ही निमन भाषा की पसीना छूट जाती है। ये हो गया। उसके बाद में सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीड या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें पोरस की पराजय हुई। इसके आक्रमण के समय मगध में नंद वंश का शासक घनानंद था और 19 महीने तक भारत में 19 महीनों में
19 महीनों तक भारत में रहने के बाद इसकी सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने दो नगरों की स्थापना की। तो सिकंदर के बारे में इतना आप जान गए हैं कि सिकंदर जो है वो आपका 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। वो अरस्तु के शिष्य थे और फिलिप के वो क्या थे, पुत्र थे। उसके बाद इसके बारे में ये जान लीजिए कि उन्होंने दो नगर की स्थापना किए थे, एक निकैया और एक बहुफेगा। उसके बाद में ये जाने कि इसके आक्रमण के समय में मगध में नंद वंश का शासक खनानंद था। और इतना चीज़ जान के उसके बाद में सिकंदर ने 20 बरस के अल्पायु में सिंहासन पर बैठ गया था और वह अरस्तु का शिष्य तथा फिलिप्स का पुत्र था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हार्डे स्पीड या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके आक्रमण के समय नंद, ये तो बात हो गई। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोलते बोलते थक जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो सिकंदर के मामले में हो गया। उसमें 13वीं शताब्दी में द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थ बोध के समान है। वह है जियाउद्दीन बर्नी इतिहास में ये लिखती है कि सिकंदर की तरह महान बनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद कहती है कि जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। कह रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारिक ए फिरोज शाही सातवां में फर्ज में की थी। और तुगलक वंश और तुगलक की स्थापना जो हुआ था वो 1320 से वो 1414 तक वो राज किया था तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो जियाउद्दीन बर्नी जो था, वो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। तुगलक वंश की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1320 ईस्वी से वो 1414 तक रहा था। इसमें फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक रहा था। इसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। उनको फेमस काम था हर्ष ए सर्व नामक सिंचाई पर लिया जो उपज का 1/10 भाग होता था। उसने ब्राह्मण से भी जजिया कर लिया। संसगनी नामक सिक्का चलाया। उसने दीवान एक खैरात विभाग अर्थात दान विभाग स्थापित किया। दीवान इतिहास की स्थापना, जो कि मृत्यु सैनिकों के आश्रित को मदद देने से असंबंधित था। उसने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान बनाया। फुतुहात शाही फिरोज तुगलक की आत्मकथा। उसने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर को, आपसे पूछा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की, तो उसने की थी फिरोज शाह तुगलक। अगर आपसे ये क्वेश्चन कल ग्रेड में पूछता है कि 1/10 भाग किसने लेने के लिए शुरू किया था, तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की अगर शासन की बात करें तो वो 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा था। और तुगलक वंश की स्थापना की अगर बात करें तो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उन्होंने जजिया कर को हटाया, ब्राह्मण से जजिया कर उन्होंने छीन लिया। उन्होंने संसगनी नामक सिक्का को प्रचलित किया। तो इन सब बातें तुगलक वंश के बारे में आप लोग याद रखना है कि तुगलक वंश की स्थापना जो हुआ था वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक हुई थी, जिसमें फिरोज शाह तुगलक 1391 ईस्वी से 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक रहा था। तो ये बात सस्तो जहान पे बैठा लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थे, तो वो रजिया थे। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता रजिया सुल्तान थे। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 40 ईस्वी तक इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इन्होंने 1320 ईस्वी से 1336 से 1340 तक इन्होंने रहे थे।
दिल्ली सल्तनत के मलूक गुलाम वंश के 1206 ईस्वी से संबंध था। रजिया पर्दा त्याग कर पुरुषों के भांति कुबा और कुलाह पहनकर जनता के समझ आने लगी। इसने इकताओं में फेरबदल कर अमीर ए आखुर के पद पर एक इन्होंने किया था। उसको रजिया की शादी इल्तुनिया में हुई, जिन्होंने तारा हिंद का इक़्तिदार था। रजिया की हत्या 1240 में कैथल के निकट दिल्ली से लौटते समय कुछ षड्यंत्री डकैत ने की थी। तो रजिया सुल्तान था वो एकदम प्योर मर्दों के मतलब सब पूरे समाज के बीच उन्होंने महिला के लिए अपने सारे क्या कहते हैं सारे उन्होंने मतलब वो क्या कहते हैं अपने लाजा के भांति कुबा और कोट मटर टोपी पर पहनकर उन्होंने बाहर आए थे। रजिया की हत्या 1240 में हो गई थी। इनको अगर हम बात करें तो 1236 में इल्तुतमिश की पुत्री थी, मतलब बाद में दूसरे की पुत्री नहीं बन गई। अगला बात कहता है रजिया सुल्तान एक ऐसी स्त्री थी दोस्त जिसके बारे में मिनहाज इतिहासकार लिखता है कि भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया, भगवान ने उसे समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वो सभी प्रशंसनीय गुण था जो एक पुरुष में होने चाहिए, लेकिन क्या करें भगवान ने उसको पुरुष नहीं बनाया। ये अफसोस करते हैं इतिहासकार, मिनहाज करते हैं। उसके बाद इतिहासकार एल्फिंस्टन के अनुसार ये कहते हैं कि यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत में महान शासकों के लिस्ट के सबसे टॉप नंबर पर रहते। तो रजिया वो इंसान थे जिसके नाम सुनते ही लोगों को जमीन पैर के नीचे से जमीन खिसक जाता था। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है इसी के बारे में कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस बरस तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी, जो कि 1414 ईस्वी तक चली थी, जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक रहा था। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसके बारे में हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 ईस्वी में और 1414 ईस्वी तक रही थी। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना की थी। हाँ, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है दोस्त। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कितने टाइम 3:33 हो रही है, मतलब कि शाम के टाइम हो रही है। इसमें पढ़ने वाली बात यही है दोस्त कि गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रही थी, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक रहा था। इसके बारे में आप कुछ जान लीजिएगा। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के निवासी थे। तो मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे, तो वो मध्य एशिया के थे। मंगोलों के वंशज मुगल मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं में से एक कबीला से चंगेज खां संबंधी इसी के 14वें वंशज में से बाबर था।
ये बात हो गई बाबर द्वारा लड़ गए युद्ध। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आप जान लीजिए। बाबर द्वारा लड़ गए युद्ध की अगर बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने बुरी तरह से हरा दिया था। तोप खाने में इसका प्रयोग किया था और उस्ताद अली कुली एवं मुस्ताफ बाबर ने तोपची का प्रयोग किया था। इन्होंने तोप के सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। खानवा का युद्ध 17। उसके बाद हमारे आता है बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध, जिसमें 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। उसके बाद आता है खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को। इसमें यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुई थी। इस युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि गाजी की उपाधि उसने धारण कब किया, तो उन्होंने खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में 17 मार्च को उन्होंने जब खानवा का युद्ध किया था तब उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी, जिसमें राणा सांगा को पूरी तरह से हरा दिया था। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन ने कहा था कि चंदेरी का युद्ध कब होगा, तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुई थी, जिसमें इस युद्ध में और मेदिनी के मध्य हुए, जिसमें मेदिनी राय मारा गया, पूरी तरह से मारा गया। बाबर वो इंसान था जिसके नाम सुनते ही बड़े बड़े लोगों को पसीना छूट जाता था। इस युद्ध में जिहाद घोषित किया था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट पर अफगानों को पराजित किया था। यह बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम युद्ध थी। अगला नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने मकबरा बनाया था, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनाया था। अकबर उस समय का वो बादशाह था। वो बादशाह था अकबर, जो कि पढ़ा लिखा कम था, लेकिन उनके पास इतनी माइंड थी कि आगे वाले इंसान क्या करने वाले हैं वो उसके भावनाओं को देखकर पहचान जाते थे। लेकिन अकबर वही इंसान है जिन्होंने आज तक महाराणा प्रताप को नहीं हराया था। लेकिन अकबर वो इंसान था जो कि महाराणा प्रताप उनके दुश्मन होते हुए भी महाराणा प्रताप के मृत्यु के बाद अकबर ने बहुत रोया था। अकबर जब सुने थे कि बाबर हमसे टक्कर होएगा तब लोगों को भरोसा नहीं हुआ था, और एक ने बाबर के साथ एक चिट्ठी लिखी थी कि क्या तलवार मयान के अंदर रहेगा, क्या उसके बाद वो लिखा था कि क्या वो बादल में इतनी पावर है कि वो सूरज की रोशनी को रोक सकता है। तो महाराणा प्रताप ने जब इस बात को सुना था तो कहा था कि ऐसा कोई सियार पैदा नहीं हुआ है जो शेर के बार को सह सके। ऐसा कोई सियार पैदा नहीं हुआ है जो शेर के मार को सह सके। बादल में उतनी औकात नहीं है जो सूरज के रोशनी को रोक सकता है। तो इस बात को जब सुनते ही उनके आँख अगुल बगुल हो गया, और फिर महाराणा प्रताप निकले। और महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था 1576 में 18 जून को, तब उन्होंने इतनी भारी तलवार से उन्होंने वार किया था कि घोड़ा समेत वो बीच से फाड़ के रख दिए थे। तो इस बात को नहीं भूलना कि वो भारत के ही थे। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली ने हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनाया था, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा मुगल शहंशाह अकबर के काल में बनाया गया था। 1570 में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित तथा चारवान शैली पर आधारित यह इमारत अकबर की मां और हुमायूं के विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। इसका डिजाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास बेग ने तैयार किया था। अगला, इसी के डिजाइन पर आगे चलकर ताजमहल बनाया गया। अकबर के शासनकाल में हुए निर्माण कार्य के हिंदू मुसलमान शैलों के व्यापक संयोजन था। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उतना मतलब है। अगला नंबर क्वेश्चन, किस काल के कैलीग्राफी कहते हैं, तो कैलीग्राफी जो कहते हैं वो सुंदर लेख को कहते हैं। कैली मतलब होती है सुंदर, और ग्राफी मतलब होती है फोटो खींचना। मतलब कि कैलीग्राफी जो कहता है वो सुंदर लेखन को कहते हैं।
इन सब के मामले में तीन और कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको आप रट लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मानचित्र बनाने, मतलब कोई भी चीज़ अगर मानचित्र कोई बनाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे मैं अगर मतलब कहीं पे भी अगर मैं मानचित्र बना रहा हूँ तो मुझे मुझे उसके बारे में जो एक शब्द में कोई अगर बोलेगा तो उसको बोलेगा कार्टोग्राफी बोलेगा। क्या बोलेगा? कार्टोग्राफी बोलेगा। उसके बाद में छवि बनाने वाला, मतलब किसी चीज़ को आप देख के बनाते हैं, इसका मतलब आप फोटोग्राफी है। मानचित्र बनाने वाले को कहते हैं कार्टोग्राफी, और जो छवि बनाती है, जो किसी भी चीज़ को देख कर वो तैयार कर देती है, उसको हम लोग कहते हैं फोटोग्राफी। उसको हम लोग कहते हैं फोटोग्राफी। पत्थर पर लिखने की कला को क्या कहते हैं, तो पत्थर पर लिखने की कला को कहते हैं लिथोग्राफी कहते हैं। उसके बाद में कहते हैं सपाट सतह पर खांचे काट कर डिजाइन उकेरने का अभ्यास जो है उत्कीर्ण है। हाथी दांत पर नक्काशी जो होती है वो आइवरी है। पत्थर पर नक्काशी मूर्ति कला। कपड़े पर सुई का उपयोग कर सूत से सजाने की कला कढ़ाई कहते हैं। सोने का पानी चढ़ाने की कला को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गिल्डिंग कहते हैं। सुखाने वाले तेल के माध्यम से पिगमेंट के साथ पेंटिंग करने की क्रिया को तेल कहते हैं। धागो 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 या उसके उसके दो अलग अलग सेटों से कपड़ा बनाने की विधि बुनाई। कागज डिजाइन की कला, कागज काटना। कागज के चिन्हित करने के दृश्य को कहते हैं चित्रकला। कागज पर चिन्हित करने की कला को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं चित्रकला कहते हैं। इमारत बनाने की कला को क्या कहते हैं, तो वास्तुकला कहते हैं। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो है तंजावुर में। द्रविड़ क्या होती है, विशेषता उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी ये बात जान लीजिए कि कैलाश मंदिर जो है वो कांचीपुरम में है। कांचीपुरम कहाँ है, तो कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु में है। तो कैलाश मंदिर जो है वो कांचीपुरम तमिलनाडु में है। उसके बाद में मुकेतेश्वर एवं मंगलेश्वर मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में ही है। वेंकट पेरुमल नदी, चोलेश्वर मंदिर नर्थावलाई, नागेश्वर मंदिर कुंभकोणम, तिरुवालेश्वर मंदिर ब्रह्मदेशम, वैद्यनाथ मंदिर वैद्यनाथ तिरुचिरापल्ली। ये सब रटिए, अब टाइम आपके पास नहीं है। नगर शैली ये तो मैंने पढ़ ही लिया था, और इस शैली में हुई हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। कब हुआ था, 1889 में हुआ था, 14 नवंबर 1889 को। 16 बरस की आयु में वे हैरो विश्वविद्यालय लंदन 1905 में पढ़ाई करने के लिए गए थे। 1907 में विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी महाविद्यालय के अध्ययन हेतु गए। नेहरू का विवाह 8 फरवरी 1910 की दिल्ली में कमला से हुई थी। नेहरू सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से प्रभावित हुए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार नेहरू मुलाकात गांधी जी से मुँह हुई। इसी वर्ष नेहरू को तिलक और रानी बेसेंट द्वारा संचालित प्रोविंशियल होम रूल लीग का संयुक्त लाइट चली गई। दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन के समय नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1923 के अंतिम सप्ताह में मुक्त किया गया। मतलब कि 1921 में असहयोग आंदोलन के समय नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया, और जनवरी 1923 में अंतिम सप्ताह में उसे मुक्त कर दिया गया। दिसंबर 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मौलाना अहमद अली की अध्यक्षता में हुए, जिसमें कांग्रेस का सचिव नेहरू बना। इस सम्मेलन में ही
नेहरू जी ने नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 में मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर भारतीय भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक चीरा। तिरंगा। थक जाते हैं यार, पहले सब कैसे यार बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और क्या कहें, मैं कभी इतना बोला नहीं हूँ। और शायद मैं कल बीमार भी पड़ सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे बोलना पड़ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा महात्मा गांधी द्वारा दांडी महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को विनय अवज्ञा आंदोलन के तहत अपने 78 अनुयायी के साथ साथ ऐतिहासिक दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। उन गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू की थी और दांडी मार्च भी शुरू की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 को की थी, अपने 78 अनुयायियों के साथ की थी। यहाँ यात्री साबरमती आश्रम से दांडी साबरमती आश्रम अहमदाबाद दांडी नवसारी जिला गुजरात करीब 240 मील लंबी पद यात्रा थी, जो 6 अप्रैल 1930 को 24 दिन में दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने से समाप्त शुरू हुए। इसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था और व्यापक रूप से देश में फैल गया। दांडी यात्रा में बिहार के एकमात्र व्यक्ति गिरिवरधारी चौधरी कारो बाबू थे। इस अभियान की तुलना सुभाष चंद्र बोस नेपोलियन के एल्वा में पेरिस मार्च का राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी रोम मार्च की। सविनय अवज्ञा आंदोलन को सबसे प्रबल रूप बम्बई वर्तमान में धड़साना में हुए। यहाँ सरोजनी नायडू मणिलाल ने ये सब बातें हो गया। इसी जेल में सारांश प्रिज्म की रचना गांधी जी की नोट टाइम मैगनीज ने 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। अगला नंबर स्वराज मेरा जन्म स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक की। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन बाल गंगाधर तिलक को हुई थी। अप्रैल 1916 में होम रूल लीग आंदोलन तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह नारा इसी आंदोलन के तैरान दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। दक्कन कॉलेज से स्नातक डिग्री पास करने के बाद उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना से शुरू किया। इन्होंने पत्रिका मराठा का तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ही है। और 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ था, स्वदेश आंदोलन हुआ था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 23 जुलाई 1856 को हुई थी। 1895 में शिवाजी महोत्सव के रूप में करवाई गई थी। तिलक के कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि वर्ष भर हम एक मेढक की तरह टटराते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बंगाल विभाजन 1905 का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य किया। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। करो या मारो हे राम और अंग्रेज भारत छोड़ो गांधी जी द्वारा कहा गया।
सरदार पटेल ने कर मत दो का नारा दिया था। तो किसने दिया था? तो कर मत दो सरदार पटेल ने कहा था, और लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन, 1930 में बिहार के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने कर रहा था? तो स्वामी शाहजानंद ने कर रहा था। अब सभी के बारे में कुछ कुछ बातें जानते हैं। 1930 में बिहार के किसान आंदोलन के नेतृत्व स्वामी शाहजानंद ने किया था। स्वामी शाहजानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 1889 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के जागीरदारी उत्पीड़न के खिलाफ किसानों को संगठित कर किसान आंदोलन चलाया। 4 मार्च 1928 ईस्वी को किसान सभा को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। तो ये सब बातें जो आपको ध्यान रखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये है कि 1930 में बिहार ने किसान आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो स्वामी शाहजानंद ने किया था, जिसका जन्म 1889 में हुई थी। ये बात हो गई बस। उसके बाद में आपका इन्होंने नामक इसे होते नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु नील दर्पण के लेखक है। नील दर्पण नाटक के नील के खेती के करने के किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। इन्होंने नील बगान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण है। नील दर्पण बंगाल में हुए नील विद्रोह के समय लिखा गया। नील विद्रोह को पहली घटना नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई थी। यूरोपीय व्यापारियों द्वारा जबरन चावल के स्थान पर नील के खेती करने के लिए विवश किया गया। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों के नेतृत्व की खेती करना बंद कर विद्रोह किया। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह है। नील समस्या की जांच के लिए सरकार ने नवंबर 1860 में नील आयोग का गठन उपरांत विद्रोह समाप्त किया था। उसके बाद में कहता है कि शरतचंद्र चटर्जी बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यास एवं लघु कथाकार थे। इसका प्रसिद्ध उपन्यास श्रीकांत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से अंग्रेजी रूपांतरण प्रकाशित हुआ था। रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना गीतांजलि, द प्रिज्म, मून, द पोस्ट ऑफिस है। कुछ पुस्तक जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय का बुक है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल का है। उसके बाद में सत्यनाथ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती का। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर चंद्र प्रसाद का। रिडल्स इन हिंदुज्म भीमराव अम्बेडकर का। पाकिस्तान या भारत का विभाजन भीमराव अम्बेडकर का। तो अनहैप्पी जो है वो लाला लाजपत राय का है। द स्टोरी ऑफ माया डिपोर्टेशन। तो अनहैप्पी जो है और डिपोर्टेशन जो है वो आपका है लाला लाजपत राय का। कौन है? अनहैप्पी जो है वो है, और आपका द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल का। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का। रिडल्स इन हिंदुज्म। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत के भर्त्सना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें दिया कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट दिसंबर 1928 के प्रस्ताव को ठुकराकर मार्च 1929 में अपनी 14 सूत्री मांगे पेश की थी।
महात्मा गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम कहा था। महात्मा गांधी ने जिन्ने को कायदे आजम कहा था। किसने कहा था? तो वो कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? तो वो थे आपका राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इनके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी मोहम्मद अली जिन्ना को। नेहरू रिपोर्ट प्रस्ताव को ठुकराकर मार्च 1929 में अपनी 14 सूत्री मांगे पूरी की थी। महात्मा गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम कहा था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? तो वो की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी। सती प्रथा पर रोक 1829 के लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा पर रोक के समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जो 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक रहे थे। इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को रिजाइन मारा, जैसे ठगी प्रथा का अंत। 1830 में कर्नल स्लीमैन ने ठगी के विरुद्ध अभियान चलाया। सरकारी सेवाओं